लव डेथ एंड रोबोट सीजन 1 एपिसोड 16 आइस एज। एपिसोड शुरू होता है एक घर से जहां पर गैल और रॉब नाम के एक कपल नए नए शिफ्ट हुए होते हैं। गैल और रॉब अपना सामान घर के अंदर रख ही रहे होते हैं कि तभी रॉब की नजर एक पुराने फ्रिज पर पड़ती है। ये फ्रिज इस घर के पुराने ओनर का होता है। अब जब रॉब इस पुराने फ्रिज को देख रहा होता है तभी उसकी वाइफ एक वाइन की बोतल निकालकर उसके लिए एक ड्रिंक बना देती है। ड्रिंक को देखकर रॉब उस पुराने फ्रिज में से 2 आइस के टुकड़े निकालता है और फिर एक टुकड़े को अपनी वाइफ के ग्लास में और एक टुकड़े को अपने ग्लास में डाल लेता है। इसके बाद जैसे ही ये लोग ड्रिंक पीना शुरू करते हैं वैसे ही रॉब को कुछ अजीब सा लगता है, जिस वजह से रॉब अपने ग्लास में से अपनी आइस को निकाल कर देखता है तो रॉब और उसकी वाइफ को उस आइस के अंदर आइस एज का एक एलिफेंट जमा हुआ दिखाई दे रहा था जो बहुत ज्यादा छोटा था और उस बहुत ज्यादा छोटे एलिफेंट के अंदर छोटे छोटे भाले भी लगे हुए थे और इन्हीं भालों की वजह से वो छोटा एलिफेंट मारा गया था। अब रॉब और गैल इस हाथी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि पहली बात तो ये हाथी बहुत ज्यादा एंशिएंट टाइम का था और दूसरी बात ये थी कि ये अपने ओरिजिनल साइज से कई हजार गुना ज्यादा छोटा था। अब ये दोनों इस छोटे हाथी को देखकर ये सारी बातें सोच ही रहे थे कि तभी गैल के दिमाग में सवाल आता है कि कहीं इसी तरीके के और भी छोटे छोटे हाथी फ्रिज के अंदर और ना हो। और अब वो अपनी बात को कंफर्म करने के लिए और ये चेक करने के लिए कि कहीं इस तरीके के और भी हाथी फ्रिज के अंदर हैं या नहीं, वो उस पुराने फ्रिज को खोलने लगती है। और अब फ्रिज को खोलने के बाद और उसके अंदर जमी हुई बर्फ को हटाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि उनके फ्रिज में तो एक पुरानी सिविलाइजेशन बड़ी स्पीड से डेवलप कर रही है और ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो गैल और रॉब ह्यूमन सिविलाइजेशन की टाइमलाइन को बहुत फास्ट मोड पर देख रहे हों, क्योंकि फ्रिज के अंदर रह रही इस सिविलाइजेशन का टाइम बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा था। अब कुछ समय तक फ्रिज के अंदर झांकने के बाद ये दोनों उस छोटे हाथी को अपने गमले के अंदर दफना देते हैं। उस छोटे हाथी को दफनाने के ठीक 10 मिनट बाद जब ये दोनों फ्रिज खोलकर देखते हैं तो ये देखते हैं कि जहां 10 मिनट पहले फ्रिज के अंदर की रहने वाली सिविलाइजेशन लकड़ियों के घर में रह रही थी, वहीं अब 10 मिनट के बाद फ्रिज के अंदर रहने वाले इंसानों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया था, यानी कि वो सन 1800 और 1900 वाली सेंचुरी के अंदर पहुंच चुके थे। और अब इन दोनों की ही आंखों के सामने देखते ही देखते चंद मिनटों के अंदर फ्रिज की दुनिया के लोगों ने काफी तेजी से डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया और फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी। और अब देखते ही देखते इनके सामने प्लेन बन चुके थे और अब फ्रिज की सिविलाइजेशन भी करंट ह्यूमन सिविलाइजेशन के टाइमलाइन पर पहुंच चुकी थी, यानी कि जिस डेवलपमेंट स्टेज के अंदर आज ह्यूमन सिविलाइजेशन है ठीक उसी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर फ्रिज की सिविलाइजेशन भी पहुंच चुकी थी। और अब जैसे ही फ्रिज के अंदर की सिविलाइजेशन इस टाइम में पहुंचती है वैसे ही तुरंत कुछ सेकंड के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और क्योंकि रॉब ने अपना फेस ठीक फ्रिज के पास रखा हुआ था तो इस न्यूक्लियर धमाके की वजह से रॉब का फेस भी बुरी तरीके से लाल हो गया था। और अब क्योंकि फ्रिज के अंदर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो चुकी थी तो इस वजह से रॉब और गैल फ्रिज को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और फिर इसके बाद ठीक 1 घंटे बाद ये सोचकर फ्रिज को ओपन करने के लिए जाते हैं कि शायद अब तक न्यूक्लियर वॉर खत्म हो चुकी होगी और उस न्यूक्लियर वॉर की वजह से फ्रिज के अंदर रहने वाली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी होगी। लेकिन जब वो उस फ्रिज को ओपन करके देखते हैं तो वो देखते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन उस न्यूक्लियर वॉर को सर्वाइव कर चुकी है और अब ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा हाईटेक फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुकी है जहां पर इंसानों ने फ्लाइंग कार बना ली है, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और साथ ही स्पिरिचुअल लेवल पर भी एडवांस होते जा रहे हैं, जिस वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन वॉर और फालतू के झमेलों से परे उठकर एक महान सिविलाइजेशन बनने के सफर शुरू कर चुकी है। और यह डेवलपमेंट ठीक वैसा ही था जैसे हमें फ्यूचर की साइफाई मूवीज के अंदर दिखाया जाता है। और अब रॉब और गैल की आंखों के सामने ही देखते फ्रिज की सिविलाइजेशन ने खुद को हाईटेक सिविलाइजेशन से कॉस्मिक सिविलाइजेशन में बदल लिया था। और अब क्योंकि फ्रिज की सिविलाइजेशन एक कॉस्मिक सिविलाइजेशन बन गई थी तो इसी वजह से हम देखते हैं कि फ्रिज के अंदर की सिविलाइजेशन के सभी ह्यूमन कॉस्मिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर खुद को फ्रिज से बाहर निकाल लेते हैं और फिर गैल और रॉब के घर में एक सोल के रूप में इधर उधर घूमने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि जब ये फ्रिज की कॉस्मिक सिविलाइजेशन अपने लिमिट को पुश करके रॉब और गैल के घर में घूम रहे होते हैं तो वो उनके घर के अंदर एक बहुत खूबसूरत लाइटिंग शो का नजारा बना रहे होते हैं, क्योंकि उस सिविलाइजेशन की हर एक सोल बहुत ज्यादा चमक रही होती है और इसी वजह से वहाँ एक बहुत खूबसूरत लाइटिंग शो बन रहा होता है जिसको देखकर रॉब और गैल बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब थोड़े समय तक इसी तरीके से ये लाइटिंग शो चलता रहता है और फिर थोड़े समय बाद जो कॉस्मिक सोल रॉब के घर में जहाँ वहाँ घूम रही थी वो वापस से फ्रिज में जाकर एक जगह इकट्ठा होकर अचानक से गायब हो जाती है। और अब इसी के साथ फ्रिज के अंदर की दुनिया एकदम शांत और अंधेरे में डूब जाती है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब फ्रिज के अंदर की सिविलाइजेशन कॉस्मिक लेवल पर खुद को एक्सप्लोर करके रॉब और गैल के घर के अंदर घूम रही थी तो असल में वो सिविलाइजेशन वहाँ पर घूम नहीं रही थी, बल्कि वो सिविलाइजेशन अपनी लिमिट को पुश करके हमारी दुनिया को एक्सप्लोर कर रही थी और यहाँ की सारी नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। और क्योंकि हमारे यूनिवर्स उनके रहने लायक नहीं था और साथ ही उनको वो सारी नॉलेज भी मिल चुकी थी जो उन्हें हमारे यूनिवर्स के बारे में जाननी थी, तो इस वजह से वो वापस अपने यूनिवर्स के अंदर चले गए थे और अपने यूनिवर्स के अंदर जाने के बाद वो नथिंग के अंदर समा जाते हैं, इन शॉर्ट शून्य के अंदर समा जाते हैं। अब यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि फ्रिज की सिविलाइजेशन हमारे यूनिवर्स के अंदर इसलिए नहीं रह सकती थी क्योंकि फ्रिज के अंदर की सिविलाइजेशन एक अलग कॉस्मिक एटमॉस्फेयर के अंदर रह रही थी जहाँ पर सारे के सारे कॉस्मिक रूल्स अलग थे। लेकिन क्योंकि हमारे यूनिवर्स और उनके यूनिवर्स के कॉस्मिक रूल सिमिलर थे तो इसलिए कुछ टाइम के लिए हमारे यूनिवर्स में ट्रेवल तो कर सकते थे लेकिन वो परमानेंटली हमारे यूनिवर्स के अंदर रह नहीं सकते थे। ये ठीक इसी तरीके से है जैसे कि हम 4th और 5th
डायमेंशन के अंदर जा सकते हैं इन फ्यूचर कभी, लेकिन हम वहां परमानेंटली रह नहीं सकते क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी और हमारी सोल थर्ड डायमेंशन के अंदर रहने के लिए बनी है, ना कि फोर्थ डायमेंशन या फिर फिफ्थ डायमेंशन या फिर 65th डायमेंशन के अंदर रहने लायक बनी है। तो इस वजह से हम 4th, 5th, 11th या फिर 65th डायमेंशन के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, बट हम वहां रह नहीं सकते। और इसको छोटे लेवल पर समझाऊं तो आप पानी के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन आप परमानेंटली पानी के अंदर रह नहीं सकते। अब इसको यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल के साथ आसान कर देता हूँ। जैसे कि हम थर्ड डायमेंशन के अंदर रहने वाले जीव हैं और हम यहीं रह सकते हैं, मगर फिर भी अगर कोई इंसान मेडिटेशन करके ध्यान लगाकर कॉस्मिक लेवल तक अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को पहुंचा लेता है, तो वो 65th डायमेंशन तक ट्रेवल कर सकता है, जो कि भगवान विष्णु का डायमेंशन है। और वो कॉस्मिक ह्यूमन वहां पर पहुंचकर विष्णु भगवान से कांटेक्ट तो कर सकता है, लेकिन वो परमानेंटली वहां पर रह नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोल ना तो इतनी प्योर है और ना ही इस तरीके से बनी है कि वो 65th डायमेंशन के अंदर रह सके। तो इस वजह से वो कॉस्मिक ह्यूमन या फिर उस कॉस्मिक ह्यूमन की सोल 65th डायमेंशन को टेम्परेरी लेवल पर एक्सेस कर सकती है, लेकिन उस सोल को जिंदा रहने के लिए वापस थर्ड डायमेंशन के अंदर आना ही पड़ेगा। बैक टू द स्टोरी। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं और अब जब वो अगली सुबह सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि उस फ्रिज के अंदर एक और युग शुरू हो चुका है और फिर से एक और बार वहां पर प्लेनेटरी और यूनिवर्सल साइकिल शुरू हो चुका है, जहां पर इंसान अभी भी बंदरों की फॉर्म में है और खुद के सर्वाइवल के लिए उन्हें डायनासोर से फाइट करना पड़ रहा है। और अब इसी के साथ हमें समझ आता है कि इस फ्रिज के अंदर हर दिन युगों का एक पूरा चक्र शुरू होकर खत्म हो जाता है, यानी फ्रिज का यूनिवर्स इंसानों के एक दिन के अंदर बनता भी है और फिनिश भी हो जाता है, और ये प्रोसेस हर रोज इसी तरीके से चलता रहता है। ये कहानी हमें अब तक का सबसे डीप मैसेज देने की कोशिश करती है। ये कहानी हमें भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 17 का मतलब समझाती है, जिस श्लोक के अंदर यूनिवर्स की एज के बारे में बताया गया है कि आखिरकार यूनिवर्स की एंटायर लाइफ कितने ह्यूमन ईयर्स की है। और वो श्लोक ये है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और साथ ही सुन सकते हैं। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः। इस श्लोक का मतलब यह है कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुगों के बराबर है और इतना ही समय ब्रह्मा की रात का भी है, यानी कि ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन और रात मिला के 2000 महायुग होते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन बराबर होता है 4 खरब 32 अरब ह्यूमन ईयर्स के। एक ह्यूमन ईयर यानी कि 365 दिन या 366 दिन। इन शॉर्ट 4.32 मिलियन इंटू 1000 यानी कि 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। और इतना ही समय ब्रह्मा जी की रात का होता है, यानी कि ब्रह्मा जी का पूरा एंटायर डे, जिसके अंदर उनका दिन और रात दोनों आते हैं, वो टोटल मिला के होता है 8 खरब 64 अरब ह्यूमन ईयर्स का। और शॉर्ट में बताऊं तो 8.64 मिलियन इंटू 1000 यानी कि 8.64 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। अब इसमें सतयुग की टाइमलाइन का समय है 17,28,000 सालों का, त्रेता युग की टाइमलाइन का समय है 12,96,000 सालों का, द्वापर युग की टाइमलाइन का समय है 8,64,000 सालों का, और कलयुग जिसके अंदर हम रह रहे हैं उसकी टाइमलाइन का समय है 4,32,000 सालों का। और इन चारों युगों की टाइमलाइन के समय को मिलाकर समय बनता है 4,320,000 ईयर्स, शॉर्ट में 43,20,000 ईयर्स। और यही है एक महायुग की टाइमलाइन का समय। और अगर आपको क्लियर करना है तो इसी टाइमलाइन को आप 1000 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और आपको जो नंबर मिलेगा वो होगा 4.32 बिलियन ईयर्स। यानी कि इन शॉर्ट वही बात, ब्रह्मा का एक दिन इक्वल्स टू 4.32 बिलियन ईयर्स, जिसके अंदर यूनिवर्स बनता भी है, डिस्ट्रॉय भी होता है और ब्रह्मा जी अपनी रात की नींद भी लेते हैं। और जब ब्रह्मा जी सोकर उठते हैं तो फिर से सृष्टि की नई शुरुआत होती है, फिर से नया यूनिवर्स क्रिएट होता है। और फिर उसके बाद जब फिर से वो सोने जाते हैं तो फिर से शून्य के अंदर यूनिवर्स समा जाता है और खत्म हो जाता है। और ठीक इसी तरीके से इस कहानी में भी नॉर्मल इंसानों के एक दिन को फ्रिज के इंसानों के सभी युगों के एक काल चक्र के बराबर दिखाया गया है। और जिस तरह इस एपिसोड में दिखाया है कि सब कुछ नथिंग में समा जाता है, वैसे ही सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स पहले नथिंग से शुरू होगा और फिर इसके बाद अपने एक्सट्रीम लेवल तक फैलेगा और फिर अपने एक्सट्रीम लेवल तक फैलने के बाद फिर से श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद फिर से सब कुछ महादेव यानी कि ओम में समा जाएगा। यानी कि ये पूरा यूनिवर्स और पूरी एंटायर जितनी भी टाइमलाइन और जितने भी पैरेलल यूनिवर्स हैं वो सारे के सारे ओम से शुरू होकर ओम में ही समा जाएंगे और ये बार बार होता रहेगा। लेकिन मेरी बात को याद रखना, जब ये एंटायर यूनिवर्स, सारी की सारी टाइमलाइन, सारे के सारे पैरेलल यूनिवर्स और सारे के सारे बाकी यूनिवर्स एक साथ ओम के अंदर समा जाएंगे तो उसके बाद फिर से इनका निर्माण होगा और मैं फिर से इस एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।